स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आज हम तृतीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम साहित्य की परिभाषा, मूल तत्व व उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। मानव द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करने और उन्हें स्थिरता देने की भावना ने साहित्य को जन्म दिया। ये कथन अक्षरशः सत्य है। संसार को देख, उसका अनुभव कर, उसके प्रति हमारी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होती है। संसार को देख, उसका अनुभव कर, हमारी उसके प्रति कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होती है। पहले हमको ज्ञान होता है, फिर उसके प्रति आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न होता है। उस ज्ञान के उत्पन्न होते ही हमारा हृदय आंदोलित हो उठता है। ज्ञान के साथ हमारे भावों का गहरा संबंध होता है। भावों से प्रेरित होकर हम उन्हीं के अनुकूल कार्य करने लगते हैं, जैसे मित्र को देखकर उसका स्वागत करना तथा शत्रु को देखकर उसकी उपेक्षा करना अथवा उससे दूर भागना स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। इसी कारण विद्वानों ने मानव मन के मूल में कार्यरत मनोवृत्तियों के 3 रूप माने हैं: ज्ञान, भावना और संकल्प। परिस्थितियों के अनुसार ही इन मनोवृत्तियों का स्फुरण होने लगता है। अभिव्यक्ति की भावना ज्ञान में भी होती है, परंतु उसकी जितनी तीव्रता भावना के क्षेत्र में देखी जाती है उतनी अन्यत्र नहीं। अभिव्यक्ति की वही भावना मानव को क्रियाशील बनाती है। यह क्रिया अभिव्यक्ति का ही रूप है। इस तरह से मानव की विभिन्न अभिव्यक्तियों में से विद्वान उसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उसमें स्थायित्व और सामाजिकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। हम अपनी आत्मा पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों से उत्पन्न भावों की अभिव्यक्ति चाहते हैं। यही आत्माभिव्यक्ति कहलाती है। साहित्य इसी का दूसरा नाम है। यहाँ पर हम बाबू गुलाब राय जी की इस परिभाषा को रेखांकित करना चाहते हैं कि साहित्य संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया अर्थात विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और हमारे किसी न किसी प्रकार के हित का साधन करने के कारण संरक्षणीय हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि साहित्य क्या है, उसका क्या अर्थ है। तो आइए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि साहित्य क्या है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से साहित्य शब्द का अर्थ है सहित होने का भाव। सहितस्य भावः साहित्यम। इसमें विद्वानों ने सहित शब्द के 2 अर्थ माने हैं। पहला सह अर्थात साथ होना, दूसरा हितेन सह सहितम अर्थात हित के साथ होना अथवा जिससे हित संपादन हो। सह साथ होना से ये भाव निकलता है कि जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूल सहभाव हो वह साहित्य है। इसी सहभाव में साहित्य की सामाजिकता का भाव भी ध्वनित होता है। व्याकरण की दृष्टि से भी साहित्य शब्द का यही भाव निकलता है। धा धातु के साथ तय प्रत्यय के संयोग से हित शब्द निष्पन्न होता है। इसमें स के योग से साहित्य का अर्थ हुआ साथ, एकत्र। लोक में प्रसिद्ध सहित का अर्थ है हित सहित। इस सहित शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ण प्रत्यय लगने पर साहित्य शब्द निष्पन्न होता है। अतः साहित्य शब्द का अर्थ हुआ सहित होने का भाव। व्याकरण सम्मत इस अर्थ से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, एकत्र की हुई ज्ञान राशि का होना। दूसरा, इस ज्ञान राशि का मानव हिताय होना। इन दोनों अर्थों को ध्यान में रखकर अंग्रेजी के
लिटरेचर शब्द का भाव साहित्य शब्द में मिल जाता है। लिटरेचर शब्द अक्षरों लेटर्स से बना है, अर्थात अक्षरों का जितना विस्तार है वो सब लिटरेचर है। द्विवेदी जी ने संभवतः इसी शब्द के आधार पर कहा था, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अरबी में साहित्य को अदब कहते हैं, जिसका अर्थ है आदर या शिष्यता। साहित्य शिष्यतापूर्ण होने के कारण ही अदब कहलाता है। हमारे यहाँ साहित्य शब्द के दो अर्थ माने गए हैं, व्यापक और संकुचित। व्यापक अर्थ के अंतर्गत साहित्य सारे वाङ्मय का पर्याय है। जितना शब्द भंडार और वाणी का विस्तार है वह सारा ज्ञान विज्ञान साहित्य के अंतर्गत माना गया है। संकुचित और रूढ़ अर्थ में साहित्य केवल काव्य का पर्याय है। साहित्य का व्यापक अर्थ उसकी व्युत्पत्ति पर आधारित है और संकुचित अर्थ रूढ़ि पर अवलंबित है। व्यापक अर्थ में साहित्य ऐसी शाब्दिक रचना मात्र का वाचक है जिसमें कुछ हित या प्रयोजन हो, और अपने रूढ़ अर्थ में काव्य या भावना प्रधान साहित्य का पर्याय हो। तो विद्यार्थियों, अब हम साहित्य की विविध भारतीय परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं कि विद्वान आलोचकों ने साहित्य की क्या परिभाषाएं दी हैं। प्राचीन काल से विभिन्न विद्वान साहित्य की अनेक वैयाकरणिक, दार्शनिक और साहित्यिक परिभाषाएं निर्धारित करते आए हैं। राजशेखर के अनुसार शब्दार्थ योर्थ हत्स सह प्रभावेन विद्या साहित्य विद्या। शब्द और अर्थ के यथा योग्य सहयोग वाली विद्या साहित्य विद्या कहलाती है। शब्द कल्पद्रुम में श्लोक में ग्रंथ को साहित्य कहा गया है। कविंद्र रविंद्र की परिभाषा इस प्रकार है, साहित्य शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है, वह केवल भाव का, भाषा का, ग्रंथ का मिलन नहीं है, अपितु मनुष्य का, अतीत वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अत्यंत अंतरंग मिलन भी है, जो साहित्य के अतिरिक्त अन्य द्वारा संभव नहीं है। गंगा प्रसाद पांडे साहित्य की विवेचना करते हुए कहते हैं, साहित्य विचारशील आत्माओं की अमर अभिव्यक्ति है। उसमें जीवन संबंधी उन विशेष विचारों का संकलन होता है जो हमारे यथार्थ जीवन को प्रगति देते हैं। वास्तव में साहित्य शब्द हमारा जीवन है, क्योंकि सभी साहित्यकार जीवन की जटिलता तथा विरसता एवं सरसता का उपयोग करने के बाद ही उसको अपनी शब्द सीमा में बांधने का प्रयत्न करते हैं। संस्कृत के आचार्य शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर मानते हुए दो दलों में व्यक्त हो गए। एक दल ने इस काव्य रूपी शरीर की आत्मा का अन्वेषण करते हुए रस को काव्य की आत्मा माना, वाक्यम रसात्मक काव्यम। आचार्य विश्वनाथ ने दूसरे दल ने इस आत्मा का अन्वेषण करते हुए काव्य के शरीर को ही आत्मा मान लिया। इसमें संस्कृत के भामह, दंडी आदि तथा हिंदी के केशवदास आदि अलंकारों को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। आचार्यों का एक तीसरा वर्ग वक्रोक्ति अर्थात बात को कलात्मक ढंग से घुमा फिरा कर कहने को ही काव्य की आत्मा मानता है। परंतु इन सब आचार्यों ने उपर्युक्त गुणों के साथ काव्य में रस की महत्ता को भी स्वीकार किया है, और यह रस ही साहित्य के उपादेयता का गुण प्रदान करता है। इस तरह से भारतीय दृष्टिकोण से साहित्य की तीन विशेषताएं मानी गई हैं। हित साधन करना, हितम सन्निहितम तत्साहित्यम। मानव मनोवृत्तियों को तृप्त करना, सहित रसेन युक्तम तस्य भाव साहित्यम। मानव मनोवृत्तियों को उत्पन्न करना, अभिहित मनसा महर्षि भी तत्साहित्यम। उपर्युक्त विभिन्न भारतीय परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि साहित्य का मूल उद्देश्य मानव मात्र का हिस्सादन है, जो आनंद द्वारा किया जाता है, और यह आनंद रसानुभूति के कारण रस का साधारणीकरण होने पर प्राप्त होता है। यह रसानुभूति मन और भावों का परिष्कार कर उदात्त और निर्मल बना देती है। कुछ पाश्चात्य आलोचकों का मत है कि भारतीय साहित्य में यथार्थ का तत्व नहीं के बराबर है। यूरोपीय मत को हम देखते हैं तो यूरोपीय समीक्षकों के द्वारा
दो प्रकार की विचारधाराओं का प्रचलन रहा है। एक के अनुसार साहित्य को जीवन के लिए अथवा जीवन के लिए उपादेय माना गया है, दूसरी के अनुसार उसका जीवन से कोई संबंध नहीं स्वीकार किया गया है। उपयुक्त दोनों विचारधाराएं यूरोप में साहित्य के संबंध में दो मत प्रचलित करती हैं, कला जीवन के लिए और कला कला के लिए। पाश्चात्य समीक्षकों ने साहित्य या काव्य को ललित कलाओं के अंतर्गत माना है। जब पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार उन्होंने काव्य के लक्षण चार माने हैं, कल्पना, बुद्धि, भाव और शैली। इस आधार पर वो साहित्य की परिभाषा को परखते हैं। कल्पना के द्वारा उन्होंने अप्रत्यक्ष और अमूर्त वस्तुओं का चित्रण, इसी की सहायता से साधारण को असाधारण और नीरस को सरस बनाकर पाठक को जो रस प्लावित कर देता है, वही कल्पना संपन्न होने के कारण भविष्य दृष्टा कहलाता है। इसलिए साहित्य का मूल तत्व कल्पना हुआ। बुद्धि तत्व में विचार की प्रधानता होती है। कलाकार या कवि अपने विशिष्ट उद्देश्य की अभिव्यक्ति अपनी रचना द्वारा कर पाठक को एक विशिष्ट संदेश देता है। इसके प्रतिपादन हेतु वह काव्य के माध्यम से अपने विशिष्ट विचारों को अभिव्यक्त करता है। ये विचार ही साहित्य में बुद्धि तत्व कहलाते हैं। हमारे आचार्यों ने भाव तत्व को काव्य की आत्मा कहा है। इसका संबंध भावों से होता है। पाश्चात्य आचार्य भी काव्य या कला में भाव तत्व के महत्व को स्वीकार करते हैं। शैली तत्व का संबंध काव्य के कला पक्ष से है। इसके अभाव में बुद्धि, कल्पना, भाव की सहज व्यंजना नहीं हो सकती। इस प्रकार साहित्य में बुद्धि तत्व से सत्य और शिव की रक्षा होती है। कल्पना भाव और शैली तत्व से सुंदरम का निर्माण होता है। यही सत्यम शिवम सुंदरम पाश्चात्य आलोचना शास्त्र के प्रमुख मानदंड हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि साहित्य वो वस्तु है जिसमें मनोभावात्मक, कल्पनात्मक, बुद्धियात्मक तथा रचनात्मक तत्वों का समावेश होता है। कुछ यूरोपीय विचारधाराओं के अनुसार कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। हेनरी हेडसन मानते हैं साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है। वर्ड्सवर्थ जीवन की वास्तविक घटनाओं के सत्य वर्णन को ही काव्य मानते हैं। यद्यपि इस वर्णन में कल्पना की आवश्यकता भी वो स्वीकार करते हैं। वह काव्य को स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स कहते हैं। शैली के शब्दों में कल्पना की अभिव्यक्ति ही काव्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि कला कला के लिए, कला जीवन के लिए। विवाद साहित्य में नैतिकता के प्रश्न को लेकर बहुत पहले खड़ा हो गया था। कला के विवेचन में साहित्य के प्रयोजनों का विवेचन किया गया और कला के अनेक प्रयोजन माने गए, जिनमें 9 प्रसिद्ध हैं, जैसे आर्ट फॉर आर्ट्स सेक कला कला के लिए, आर्ट फॉर लाइफ सेक कला जीवन के लिए, आर्ट एज एन एस्केप फ्रॉम लाइफ कला जीवन से पलायन के अर्थ में, आर्ट एज एन एस्केप इनटू लाइफ कला जीवन में प्रवेश के लिए, आर्ट फॉर सर्विस सेक कला सेवा के लिए, आर्ट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन कला आत्मानुभूति के लिए, आर्ट फॉर जॉय कला आनंद के लिए, आर्ट फॉर रेसिटेशन कला मनोरंजन के लिए, आर्ट फॉर रिक्रिएशन कला मनोरंजन के लिए, आर्ट एज ए क्रिएटिव नेसेसिटी कला सृजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए। इसमें विद्वानों के 2 मत हो गए, कला कला के लिए और दूसरा कला जीवन के लिए। कला कला के लिए कहने वालों में काव्य का अपने से भिन्न कोई प्रयोजन नहीं है। पोइट्री हैज़ नो एंड बियॉन्ड इटसेल्फ। कविता पढ़ लीजिए, उससे मनोरंजन कीजिए, फिर उसे भूल जाइए। रात्रि के देखे हुए मधुर स्वप्न के समान आपने उसका आनंद भोगा, परंतु वास्तविक जागृत जगत में ये स्वप्न न आपके किसी काम का है, न
जगत का। इस आधार पर कला के लिए व्याख्या की गई। इन व्याख्याकरणों में वालों में समर्थकों में वाल्टर पेंटर, क्विलर कोच, क्लाइव वेल, ऑस्कर वाइल्ड, ब्रैडले, स्पिनगान, टी.एस. इलियट आदि हैं। कला जीवन के लिए समर्थकों में मैथ्यू आर्नल्ड, रिचर्ड्स, रस्किन, एबरक्रॉम्बी, कार्लाइल, शेली, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन अधिक हैं। इन्होंने इसमें लोक पक्ष, धर्म का मिश्रित कलावाद, उपयोगितावाद, मूल्य निर्धारणवाद आदि का प्राधान्य किया। इन्होंने बताया कि सत असत, सभ्य असभ्य आदि का विभेद करना चाहता है, वो आचार को कला से दूर नहीं मानता है। इस तरह से कला जीवन के लिए, कला के लिए, कला जीवन से भिन्न नहीं, सत्य की खोज ही कला है, उसे प्राप्त करना उसका लक्ष्य है। कला द्वारा हम उस सत्य की उपासना करते हैं, किंतु उपासना का रूप सुंदर होता है और सुंदर वही हो सकता है जिसमें चेतन अमूर्त के भाव की विजय है। ब्रह्मा इसलिए सबसे बढ़कर सुंदर माना जाता है क्योंकि वो चेतन अमूर्त है और भावमय है। इस प्रकार सुंदर सत्य का ही स्वरूप है। साथ ही सत्य और शिव में कोई अंतर नहीं, अतः जो सत्य और शिव है वो स्वतः ही सुंदर भी है। इस प्रकार कला जिसमें सौंदर्य प्रधान है स्वभावतः जन कल्याणकारी ही होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कला जीवन से प्रगाढ़ रूप से संबद्ध है और कल्याण की विधायिका भी है। परंतु गंभीरतापूर्वक देखते हैं तो पाते हैं कि कला के लिए, कला जीवन या लोकहित के लिए सिद्धांत मानने वाले दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण के हैं। पहले कला का जीवन से कोई संबंध नहीं मानते, दूसरा उसे सदाचार का प्रचारक बनाना चाहते हैं। ऐसी कला में प्रचार की, उपदेश देने की बू आती है और शुष्कता आ जाती है। ये ठीक है कि हमारे साहित्य में हमारी समस्याएं मुखरित हो, परंतु उनका रूप सुंदर होना चाहिए। प्रचारात्मक या उपदेश प्रदान साहित्य शाश्वत न होकर क्षणिक होता है। परिस्थितियों के बदलाव के साथ ही वह गतिहीन हो जाता है। कला या साहित्य को सार्वदेशीय और सार्वकालिक होना चाहिए। हमारे एक मित्र के शब्दों में, मानव की सहज भावनाओं तथा प्रवृत्तियों पर आधारित साहित्य शाश्वत होता है, क्योंकि इस प्रकार की शाश्वत भावनाएं जहाँ मूर्त रूप धारण कर लेती हैं, वहाँ कला सार्वकालिक बन जाती है। आनंद, क्रोध, घृणा, प्रेम आदि की अभिव्यक्ति कला में जब सफलतापूर्वक होती है तो वह समय और देश, जाति के बंधन में न बंधकर सार्वदेशीय और सार्वकालिक हो जाती है और उसके सृष्टा कलाकार भी अमर हो जाते हैं। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी, सूर आदि इसी कारण अमर हैं। प्रसाद की कामिनी इस प्रकार की कला का सुंदर उदाहरण है। तो हमें देखना है कि कला जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति के तात्पर्य है, यानी कलाकार की कृति में लोकहित की भावना अनायास आ जाती है। इसलिए हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कला न तो एकदम जीवन से पृथक हो जाए, न वह उपदेश या प्रचार का साधन बने। ये दोनों अतिवादी मार्ग हैं। तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा लिखते समय श्रेष्ठतम कला साहित्य के इस उद्देश्य को नहीं भुलाया था। कीरति भणति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। अर्थात काव्य में और कला में शिवत्व की भावना तो फल में रस की भांति स्वाभाविक रूप से सर्वदा रहती है। कला मनुष्य के मानसिक स्तर को ऊंचा उठाती है, उसमें देवत्व के गुणों की प्रतिष्ठा करती है। अतः वास्तव में कला जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति है। कला या साहित्य में नैतिकता का एक विशिष्ट स्थान रहता है। कवि भविष्य दृष्टा होता है, उसकी तीक्ष्ण दृष्टि समय के आवरण को भेद कर भविष्य का स्वरूप देखती है। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि वो युग विशेष की स्वीकृति नैतिकता को स्वीकार करे। वो अपनी सूक्ष्म दृष्टि द्वारा वर्तमान समाज के नैतिक आधार को दोषपूर्ण समझता हुआ उसके प्रति विद्रोह भी कर सकता है। कभी सृजनात्मक शक्ति द्वारा नैतिक आदर्शों की स्थापना भी कर सकता है। यद्यपि साहित्य में नैतिकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, फिर भी कवि युग विशेष के नैतिक मानदंडों से भी बंधकर नहीं रह सकता।
वह ऐसे नैतिक मानदंडों की स्थापना करता है जो युग और जाति विशेष की सीमाओं से मुक्त सार्वभौम होते हैं। इस तरह से हम यहाँ रेखांकित कर सकते हैं डॉक्टर प्रेमनारायण शुक्ल के साहित्य की पूर्ण सफलता का मानदंड प्रस्तुत करने वाली ये पंक्तियाँ कि हमारे विचार से तो साहित्य का मुख्य कृतित्व इसमें है कि वह स्वादु और तोष दोनों प्रदान कर सके। वह ऐसा स्वादु दे सके जो मीठा तो हो परंतु ऐसा मीठा न हो उसमें कीड़े पड़ सके। वह तोष दे सके परंतु ऐसा तोष हो कि भूख न लगे। जो काव्य या साहित्य इस स्वादु और तोष को दे सकता है वही सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। किसी साहित्य की उत्कृष्टता का तारतम्य इन्हीं की मात्रा पर निर्भर करता है। धन्यवाद।